अमरावती जिले के वरुण मोर्शी मार्ग पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। इस हादसे में बस में सवार सभी यात्री सकुशल हैं। हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश की ओर जा रही निजी बस शुक्रवार की सुबह वरुण मोर्शी मार्ग पर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस की रफ्तार अधिक नहीं थी, लेकिन चालक का नियंत्रण अचानक से छूट गया और बस पलट गई। इस हादसे में बस में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया और गनीमत रही कि हादसे में किसी को अधिक चोट नहीं है। वैसे कुछ लोगों को मामूली चोट आई है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस हादसे की वजह से मार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रही, लेकिन बाद में पुलिस ने यातायात सुचारू कराया। नहीं लागला ब्रेक दुसरी म्हणजे कर्मचारियों का हड़ताल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब एसटी बस सेवा सामान्य होने लगी है। अमरावती जिले में 50 अस्थायी चालकों को नियुक्त किए जाने और कुछ कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद अब 100 बस चल रही हैं। बस की फेरी बढ़ने से यात्रियों को सुविधा तो हो रही है, साथ ही एसटी महामंडल को भी आमदनी बढ़ने लगी है। एसटी कर्मचारी एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलय की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, जबकि बस सेवा को सामान्य करने के लिए 50 अस्थायी चालकों की नियुक्ति की गई है। एसटी बसें शुरू होने से बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। हालांकि अभी भी पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण यात्रियों को बसों के लिए लाइन में लगना पड़ता है। वैसे अब धीरे धीरे बसों की फेरी बढ़ने से यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। एसटी कर्मचारियों के हड़ताल के लंबे समय तक चलने से एसटी महामंडल को काफी नुकसान हुआ है, जबकि लंबे समय तक यात्री भी परेशान रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाके में लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। स्कूल कॉलेज शुरू हो जाने से छात्रों को भी बस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वैसे तो अब अमरावती जिले में बस की फेरी बढ़ा दी गई है। जिले से बाहर जाने वाले यात्रियों को तो सहूलियत हो ही रही है, लेकिन ग्रामीण इलाके में बस कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण इलाके में भी बस की संख्या बढ़ाई जाने वाली है। सर्व आगारात काही प्रमाणात चालक वाहक हजर आहेत, त्यांच्याकडून आपण कामगिरी करून घेत आहोत। तर अमरावती डेपोमधनं अमरावती आणि बडनेरा डेपोतनं बऱ्यापैकी म्हणजे चांगल्या प्रकारे गाड्या निघतात। तिथून आपण नागपूरला, वरुडला, दर्यापूर मार्गे अकोला, यवतमाळ अशा मोठ्या प्रमाणात बसेस सुरू आहेत। आणि या बसेस सुरू असताना आता आपण या मागच्या 4 ते 5 दिवसात आपण 50 कंत्राटी चालकांची सुद्धा आपण इथं त्या कंपनीमार्फत नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आणि त्यांच्या मार्फतही आपण गाड्या सुरू केलेल्या आहेत। त्यामुळे जे अमरावती आणि जे आजूबाजूचे जे जिल्हे आहे आपले नागपूर, अकोला, वर्धा असे जिल्ह्यामध्ये आपण सुद्धा गाड्या पाठवतो आणि आपल्या अमरावती जिल्ह्यातील अंतर्गत जे तालुके आहेत त्या तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बसेस सुरू आहेत। आता हे चालक जे आपण कंत्राटी घेतले त्यामुळे वाहकाची थोडी कमतरता भासत आहे, त्यामुळे आपण बऱ्याचशा गाड्या विनाथांबा केलेल्या आहेत आणि जशी अजून काही कंत्राटी कामगार घेण्याचा आमचा विचार आहे, त्यानुसार अजून आपण या ग्रामीण भागातल्या गाड्यासुद्धा आपण बसेस सुरू करू। त्यात आपल्या जवळपास आधी 50 बसेस सुरू होत्या, आता हे 50 कंत्राटी चालक आल्यामुळे अजून आपण 50 बसेस वाढवलेल्या आहेत। त्याच्याद्वारे जवळपास आपल्या अमरावती जिल्ह्यात आणि अमरावतीच्या बाहेरच्या आजूबाजूच्या जिल्ह्यात जवळपास 280 ते 290 फेऱ्या होत आहेत। गर्मी में पानी की कमी को देखते हुए जिला परिषद प्रशासन ने 12 करोड़ रुपए की आकस्मिक जल संकट योजना तैयार की है। इस योजना में 493 गांवों के लिए उपाय किए गए हैं। योजना को अंतिम मंजूरी के लिए जिलाधिकारी को सौंप दिया गया है। जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद अब इन उपायों का वास्तविक क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा। गर्मी की शुरुआत से पहले ही जलापूर्ति विभाग अपने काम में लग गया है। अक्सर देखा गया है कि गर्मी में जल स्रोत सूखने से ग्रामीण इलाके में भीषण जल संकट का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार अमरावती जिले में ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा नियोजन संभावित जल कमी योजना शुरू की गई है। अमरावती जिले के ग्रामीण इलाके में कई तहसील में पानी की किल्लत होती है,
चांदूर रेलवे तहसील के 61 गांव और तिवसा तहसील के 15 गांव में अभी से जल संकट को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। गर्मी के कारण पानी की कमी को देखते हुए इस योजना में 33 टैंकर लगाने की योजना है और इसके साथ ही कुओं का अधिग्रहण, पाइप योजना की मरम्मत, कुओं को गहरा करना, बोरवेल की मरम्मत, नए बोरवेल का अधिग्रहण और अन्य उपाय आदि प्रस्तावित है। योजना में प्रस्तावित उपायों में से 6 करोड़ 67 लाख रुपए नल की मरम्मत पर खर्च किए जाएंगे। 265 निजी कुओं के अधिग्रहण के लिए 1 करोड़ 69 लाख, टैंकर आपूर्ति के लिए 99 लाख और नए बोरवेल के लिए 2 करोड़ 34 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। खास बात यह है कि पिछले वर्ष की कमी योजना की तुलना में इस वर्ष की कमी योजना में 3 करोड़ की कमी की गई है। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आम्ही पाणी टंचाईचा आराखडा तयार केलेला आहे। तालुका स्तरावरचे आराखडे नुकतेच प्राप्त झालेले आहे, त्यानुसार आम्ही आमचा आराखडा तयार करून मंजुरीकरता जिल्हाधिकारी महोदयांकडे सादर केलेला आहे। यावर्षीचा आराखडा हा 630 उपाययोजनांचा असून त्याची किंमत 12.60 कोटी रुपये आहे। संपूर्ण तालुक्यासाठी 265 खाजगी विहीर अधिग्रहण करणे, 33 टँकरने पाणी पुरवठा करणे, 165 गावांच्या नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती करणे आणि 18 गावांमध्ये तात्पुरती पूरक नळ योजना करणे, अशा प्रकारे आणि 149 नवीन विंधन विहिरी आणि कूपनलिका करणे, अशा प्रकारे असे 30 उपाययोजनांचा 12.60 कोटीचा आराखडा आपण तयार करून मंजुरीकरता सादर केलेला आहे। विवाहिता के लापता होने के मामले में अभियंता द्वारा पुलिस अधिकारी पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद अब लापता महिला खुद मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। महिला ने पत्रकारों से बात करते हुए अपने अपहरण की बात से इनकार किया है। साथ ही पुलिस अधिकारी पर लगाए गए आरोप को भी खारिज करते हुए अपने अपहरण की बात से इनकार किया। साथ ही अपने पति पर ही मारपीट का आरोप लगाया है। मेरी शादी दिव्य कुमार शर्मा से 2013 में हुई थी। उसके बाद मैं वाड़ेगांव मेरे सास ससुर उसके माता पिता के साथ 2 साल रही। मेरे पापा ने 15 लाख शादी का खर्चा किया था, फिर भी दिव्य कुमार शर्मा समाधानी नहीं था, तो उसके लिए वो मुझे पैसों के लिए परेशान करता था। उनके लिए परेशान किया है साल भर तक। रात को आधी रात को घर से बाहर निकाल देना, दरवाजा बंद कर लेना, मैं पूरी रात बाहर बैठी रहती थी। फिर उसके बाद हम मलकापुर गए। फिर मलकापुर में भी उसने वैसा ही शुरू रखा उसके साथ। मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, वो सब झूठे हैं। वो एक जातिवादी आदमी है और वो लालची है। और अगर मैं आज इस स्टेज में हूँ कि मैं कभी भी अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी और उसका जिम्मेदार सिर्फ दिव्य कुमार शर्मा रहेगा। उसने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मैं पूरी बर्बाद हो गई। उसने हर तरफ से मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं लगा नहीं आई, वो खुद छीन के ले गया था मुझसे। ये उसने सच नहीं बताया ना। उसने 19 से लेके 22 तक उसने क्या क्या किया, उसने अनैसर्गिक संभोग किया, वो उसने बताया नहीं, बताया ना आपको। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर सालबर्डी में महाशिवरात्रि पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बैतूल के जिलाधिकारी अमनवीर सिंह बैस ने श्री क्षेत्र सालबर्डी का दौरा कर अमरावती के जिलाधिकारी के साथ बैठक की। अमरावती जिले में मोर्शी के पास सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा में सालबर्डी में एक प्राचीन शिव गुफा है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 साल से यहां शिवरात्रि पर आयोजित यात्रा रद्द कर दी गई थी। चूंकि इस साल कोरोना का खतरा कम हुआ है, इसलिए सिर्फ मध्य प्रदेश क्षेत्र में ही तीर्थ यात्रा की इजाजत दी गई है, जिससे इस बार यहां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। मंगलवार को शिवरात्रि है, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा अभी से सभी तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने और व्यवस्था करने की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि कोई समस्या उत्पन्न न हो। इस संबंध में बैतूल के जिलाधिकारी अमनवीर सिंह बैस महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ सालबर्डी का दौरा कर सभी तैयारियों का जायजा लिया। शिवरात्रि यात्रा के दौरान कोविड नियम के पालन के साथ ही स्वास्थ्य, पानी, बिजली, अस्पताल और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में किए गए बदलाव के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के बाहर आंदोलन किया गया।
विश्वविद्यालय अधिनियम में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों के कारण शिक्षा क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने की संभावना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि इसके बाद विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालयों में बहुत अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप होने वाला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के सामने छात्र आंदोलन का आयोजन किया गया। खाली डोकं वरती पाय, या ठाकरे सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वरती पाय, या शिक्षण मंत्र्यांचं करायचं काय? खाली डोकं वरती पाय, या शिक्षण मंत्र्यांचं करायचं काय? खाली डोकं वरती पाय, शेम 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 महाराष्ट्र सरकार सेम सेम. विद्यापीठ कायद्यामध्ये जे राज्य सरकारने व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी जे काळे बदल केलेले आहे त्याच्या विरोधात आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यापीठ स्वायत्तता बचाव आंदोलन करत आहे. त्याच अंतर्गत आज अमरावती विद्यापीठामध्ये छात्र आसूड यात्रा ही काढलेली आहे. ज्या प्रकारे उदय सामंत यांनी विद्यापीठ कायदा हातात घेऊन विद्यार्थ्यांना वेठीस आणलेलं आहे, त्याच प्रकारचं दृश्य आम्ही या आंदोलनामध्ये दाखवलेलं आहे. या विद्यापीठ कायद्यातील काळ्या बदलांमुळे याचं नुकसान हे विद्यार्थ्यांना होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढणार आहे. या विद्यापीठ कायद्यामुळे विद्यापीठात राजकारण घुसणार आहे. म्हणून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा तीव्र निषेध संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज करत आहे. कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के निषेध में शुक्रवार को अमरावती में कांग्रेस पार्टी द्वारा आंदोलन किया गया। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा भाजपा के विरोधकों पर लगातार की जा रही कार्रवाई से नाराज कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अमरावती शहर के इरविन चौक पर आंदोलन किया। अमरावती शहर व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किए गए इस आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर राज्य सरकार को अस्थिर करने का भी आरोप लगाया गया। मोदी सरकारचं निषेध असो, या तानाशाही मोदी सरकारचं अरे मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, कांग्रेस पक्षाचं कांग्रेस पक्षाचं। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत को देखते हुए शुक्रवार को अमरावती के विद्युत भवन पालक मंत्री यशोमती ठाकुर और रवि राणा की उपस्थिति में भातकुली जल संकट के मुद्दे पर बैठक हुई। काफी समय के बाद ये ऐसा मौका था जब विधायक राणा और पालक मंत्री आमने सामने बैठकर मीटिंग की। इस दौरान ग्रामीण इलाके में अभी भी योजना का लाभ नहीं मिलने की बात सामने आने के बाद पालक मंत्री ने निर्देश दिए कि इस संबंध में तत्काल सर्वेक्षण किया जाए और समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। गर्मी के मौसम में भातकुली तहसील में पानी की किल्लत हर साल होती है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में कई और भी समस्याएं हैं। इन सब मुद्दों को लेकर शुक्रवार को अमरावती में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर और रवि राणा की उपस्थिति में बैठक हुई। इस बैठक में विक्षोली प्रकल्प से जलापूर्ति के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। ग्रामीण इलाके में अभी भी ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, जबकि कई जगह शाहनूर प्रकल्प से पानी नहीं छोड़ा जाता है, जबकि बोरवेल की जलापूर्ति की जाती है। इन सब की जानकारी मिलने पर वहां तत्काल आवश्यक उपाय किए जाने का पालक मंत्री ने निर्देश दिया। साथ ही ग्रामीण के लिए पानी छोड़ने का कार्यक्रम सुविधाजनक होना चाहिए, इसका भी पालक मंत्री ने निर्देश दिया है। जलापूर्ति के लिए सड़क के किनारे पाइपलाइन डालने के लिए सड़क तोड़े जाने के बाद उसे तुरंत सुधारने का भी निर्देश दिया गया है। पालक मंत्री ने चेतावनी दी कि सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पालक मंत्री ने जीवनोन्नति अभियान के तहत 7 महिला बचत कट को 1,70,00,000 रुपए का कर्ज वितरित किया। बैठक में राजस्व, पंचायत समिति, जीवन प्राधिकरण आदि के अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरान सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे। यूक्रेन में बढ़ रहे संकट के बीच वहां रह रहे भारतीयों को लेकर चिंता बढ़ गई है। नागपुर के स्नेहानगर में रहने वाले पीयूष गोमाशे यूक्रेन के ओडिशा शहर में रह रहे हैं, जो MBBS फाइनल ईयर के छात्र हैं। UCN न्यूज़ से वीडियो कॉल के माध्यम से हुई बातचीत में पीयूष ने बताया कि हालत बेहद खराब है। रूस द्वारा लगातार मिसाइल द्वारा हमले हो रहे हैं। स्थिति को देखते हुए वहां की सरकार घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। आप कहाँ पे हैं? आप हॉस्टल में हैं या अलग से कोई रूम लेके अपार्टमेंट में रहते हैं? अलग से रूम अपार्टमेंट में रहता हूँ और यहाँ पे ATM में बहुत लंबी लाइन है। सब ATM से कैश विड्रॉ कर रहे हैं और बैंक्स में भी बहुत लाइन है और जितने भी सुपरमार्केट्स है वहाँ पे
स्टॉक खत्म हो चुका है सर, क्योंकि सबको यही कहा गया था कि अपने घर में सामान और जो डेली नीड्स और ग्रोसरीज का स्टॉक करके रखे, और उस कारण स्टॉक मार्केट भी तकरीबन खाली हो चुका है। भारतीयों की क्या कितने भारतीय हैं छात्र जो वहाँ पे हैं, जो एक दूसरे के संपर्क में हैं, और उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? क्या सब भारत वापस आना चाहते हैं, और सरकार से उनकी खास तौर से क्या अपील है? यहाँ पर तकरीबन 18 से 20 हजार भारतीय है, इंक्लूडिंग छात्र। बट सरकार से हम सबका यही कहना है कि वो हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट करे यहाँ से, और सेफली करे। और अगर थ्रू लैंड बॉर्डर्स जैसा वो कह रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करेंगे, तो उन लैंड बॉर्डर्स तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि यहाँ घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, तो बॉर्डर्स तक जाना तकरीबन नामुमकिन है। सो वहां तक कैसा पहुंचा जाए वो भी हमें थोड़ा गाइड करे और उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट्स करके दे। आपने बताया कि वहाँ के हालात कर्फ्यू के जैसे हैं, पर क्या हमले हो रहे हैं अब भी रूस के द्वारा? जी जी जी, हमारे सिटी में कल तकरीबन 3 मिसाइल अटैक्स हुए थे, और आज सुबह भी एक हुआ है। और कंटिन्यूसली जब भी मिसाइल अटैक होता है तो यहाँ सायरन बजता है। और कल तकरीबन सुबह 7 से 8 बजे हुए थे 2 अटैक, और एक 9 बजे हुआ था, और आज सुबह तकरीबन 5:30 या 6 बजे हुआ था एक। तो एम्बेसी से आप लोगों ने किसी तरीके से संपर्क किया यूक्रेन की सरकार के माध्यम से, या अपने स्तर पे? जी जी, एम्बेसी से कांटेक्ट किया, और उनका यही मानना है कि अगर बाहर गंभीर हालातों के बीच यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के परिवार चिंतित है। प्राथमिक तौर पर नागपुर शहर के 4 छात्रों के यूक्रेन के अलग अलग शहरों में होने की जानकारी सामने आई है। इन परिवारों की मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन छात्रों को वापस स्वदेश लाए। रशिया और यूक्रेन के बीच शुरू युद्ध में भारतीय जो छात्र हैं, भारतीय जो नागरिक हैं, वो जो इस समय यूक्रेन में हैं, उनको लेकर चिंता बढ़ गई है, और कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए। नागपुर के 4 छात्र जो अब तक प्राथमिक जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, उनमें से 4 छात्र हैं जो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। रूस और यूक्रेन में बड़े पैमाने पर जो भारतीय छात्र हैं वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। ऐसे ही एक परिवार के साथ हम हैं, ये गोमासे परिवार है। इनका बेटा है वो MBBS फाइनल ईयर का छात्र है और इस समय यूक्रेन में रह रहा है। उनकी माता जी हैं। आप ये बताएं कि आपके बेटे से बात हुई, क्या उसने बताया कि किस तरीके के हालात हैं वहाँ के, और वो क्या चाहता है? सभी बच्चे काफ़ी टेंशन में हैं और वो जल्दी से जल्द सेफली घर आना चाहते हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा बेटा जल्दी से जल्द घर वापस आ जाए सेफली। तो आपकी सरकार को किस तरीके से अपील रहेगी कि आपके बच्चे को वो सकुशल वापस लाएं, क्योंकि वहाँ हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन चिंताजनक होते जा रहे हैं? Government should take some active measures to evacuate them, and whatever the best possible they should do according to talk with the Russian countries, और जो भी पॉसिबल है समझौता करें। और बस हम चाहते हैं सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल सिटीजन्स ऑफ। डॉक्टर गोमासे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी बेटे से बात हुई होगी, किस तरीके के हालात हैं वहाँ पर, और एज अ पेरेंट्स आप क्या चाहते हैं, और आपका बेटा जो MBBS का छात्र है वहाँ पर इस समय रह रहा है, और हालात हम देख रहे हैं कि कितने भयावह होते जा रहे हैं दिन ब दिन। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या सरकार से मांग है? मेरी सरकार से तो यही मांग है कि मतलब ऐसे कदम उठाएं जिसमें कि अपन बोलेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रशिया और यूक्रेन, इनसे ये बायलैटरल टॉक करे, भारत सरकार बात करे और उनसे ये आश्वासन ले कि ये हमारे अपने हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है, मेरा बच्चा ही नहीं सारे बच्चे हैं, इवन बाकी लोग भी हैं, इनको वो सेफली कैसे ला सकते हैं। इसमें मेरे तो सबसे बड़ी सलाह ये है कि यूक्रेन ने अभी सरेंडर कर देना चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि इसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जनता परेशान होने वाली है, बच्चे परेशान होने वाले, सारी दुनिया परेशान होने वाली है। इसमें सरेंडर होने में ही सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी सरकार आपस में लड़ती रहेगी, बात करती रहेगी, इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा और जनता सफ़र होगी।
जिस तरीके से भारतीय छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ से निकले। आपको लगता है कि सरकार को वहाँ की स्थिति का आकलन करने में कहीं ना कहीं असफलता हाथ लगी? अगर समय था तो समय रहते बच्चों को वापस लाया जा सकता था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो बात मैं पहले करने वाला था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बोला। एक्चुअली भारत सरकार बहुत देर कर चुकी है। ये बहुत पहले 8-10 दिन पहले ही हो जाना चाहिए था, जबकि सारी दुनिया को पता था कि ऐसा होने वाला है। अब कई लोग बोलते कि नहीं ये सब सडनली हो गया। नहीं, सडनली नहीं हुआ, सब प्लान था और सबको पता था। भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। और मेरा तो ऐसा मानना है कि भारत सरकार बहुत लेट हो चुकी है। इन्होंने बहुत पहले ये कदम उठाना चाहिए था, अपने लोगों को लाना चाहिए था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने सारे उनके नागरिकों को पहले बाहर कर दिया, इन लोगों ने क्यों नहीं किया? इन्होंने भी पहले कर लेना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलत हो चुकी है। आपको चिंता हो रही होगी, इस समय चिंता बढ़ गई होगी। अभी हम आपके बेटे से बात कर रहे थे जो इस समय यूक्रेन में है। उसने बताया कि वो जिस शहर में है वहाँ पर 3 मिसाइल अटैक हुए हैं कल। तो ऐसे में स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो सकती है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठा के भारतीयों को वापस लाना चाहिए। नहीं, अभी तो देखो जल्द से जल्द कदम क्या, अभी तो बिल्कुल समय नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना करना चाहिए। कल का समय, कल का सूरज पता नहीं कैसे निकलने वाला है। जितना जल्दी हो सके आज रात में ही वो बच्चों को कितना बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरे बाकी के देशों, उनके जो यूक्रेन से लग के जो बाकी देश है उनकी सारी की सीमाएं बंद हो चुकी है। कुछ सीमाएं चालू रखी है, भारत सरकार ने बात की है, ऐसा हमें पता चला है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी कठिन है, क्योंकि रास्ते पर मिलिट्री है, तोप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपन न्यूज़ में देख रहे हैं, सब दिख रहा है पूरा। और रही बात अटैक की, तो अटैक तो हो रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी है कि बाहर नहीं आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल। बच्चे बहुत परेशान हैं, बेचारे हिम्मत करके वहाँ बैठे हैं। मेरा बच्चा नहीं, बहुत बच्चे हैं वहाँ पर। हमारी कई पेरेंट्स से भी बात हो चुकी है, सभी पेरेंट्स बेचारे चिंतित हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चे उनके पास पहुँच जाए। तो ये एक गोमासे दंपति जिनका बेटा यूक्रेन में इस समय है और MBBS फाइनल ईयर का छात्र है, ये परिवार चिंतित है अपने बेटे को लेकर और भारत सरकार से ये अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को सकुशल भारत वापस लाया जाए। कैमरामैन अतुल के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।